सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। और फिर वही बात होती है, हम अक्सर कहते हैं और हमेशा ही कहते हैं, जब कोई खास दिन हो, जैसे आज विश्व आर्थराइटिस दिवस है जी बिल्कुल, और हम अपनी सखियों के संग मना रहे हैं। जी बिल्कुल। और नवरात्रि का तो पर्व चल ही रहा है जी। साथ ही साथ आज जिन विषयों की बात करेंगे उनमें शीतल महाजन राणे जी की भी बात करेंगे सखी विशेष में। लेकिन नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है उसमें जो हमारी बहुत सारे साथी, हमारे मित्र और सखियां उपवास हैं, तो उपवास का क्या वैज्ञानिक महत्व है या हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी चर्चा करेंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि उपवास बहुत सारे लोग रख रहे हैं, बहुत सारे लोग। जी, तो डरने की बात नहीं है, इससे लाभ ही है। और एक उड़ान जो बचपन से हम लोग सोचते चले आते हैं मन में, सपने में, तो कुछ पंखों से और कुछ बिना पंखों की, ऐसी भी उड़ान की बात करेंगे। यानी बिना पंखों वाली भी उड़ान होगी? जी बिल्कुल होगी। हाँ, क्योंकि पंखों में तो पैसे लग जाते हैं ना। जी बिल्कुल। और आज करियर की भी बात करेंगे। जी हाँ, फिजियोथेरेपी में करियर आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। बिल्कुल। और आर्थराइटिस दिवस की अगर बात करें तो जैसा कि हम सब बार बार कहते हैं कि किसी भी विषय के प्रति हम सजग हो जाएं, उसके बारे में और सारी जानकारियां एकत्र कर लें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और 1996 से ये शुरू किया गया है ना संगीता। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें आर्थराइटिस में हमारी हड्डियां जो है वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, बड़ी छोटी सी नाजुक सी भी चोट से या लचक से कह सकते हैं वो टूट जाती हैं, है ना? जी बिल्कुल। उसकी शायद ये वजह भी हो सकती है रेणु जी, कि कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि भाई उम्र का तकाजा होगा, लेकिन छोटे बच्चों में भी ये पाया जाता है, तो बहुत सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि आप एकदम से छुई मुई से बन जाते हैं। जैसे कि आपको हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन जो तुमने जैसे कहा, भ्रांतियां तो बहुत सारी हैं। सिर्फ ऐसा जैसे कि लोग सोचते हैं कि बढ़ती उम्र में होता है, या ये भी सोचते हैं कि जो जल्दी से मतलब हड्डी टूटी या कुछ हुई तो इसका मतलब आर्थराइटिस है। ऐसा नहीं होता है। आर्थराइटिस में जो हमारी जीवन शैली है उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत हद तक बच सकते हैं, क्योंकि मधुमेह के बाद ये बहुत बड़ा रोग है जो सबको है। और संगीता, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमें पता भी नहीं है कि आर्थराइटिस हो भी जाता है और हमें इसकी समस्या है या इसकी दिक्कत है जी। खासकर देखा जाता है महिलाओं में जी, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो सबका तो ख्याल रखती हैं पर अपना बड़ा कम रखती हैं। बिल्कुल। तो आर्थराइटिस में ये भी हो सकता है कि आपका खान पान भी किसी हद तक ठीक हो, लेकिन हड्डियों के विषय में ज्यादा सोचना चाहिए और ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए और खुद भी थोड़ा सा खा लेना चाहिए, जिससे कि थोड़ी ताकत बनी रहे। और लचीलापन जो एक कहते हैं हड्डियों में, या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे रेत होती है इस तरह की हो जाती हैं, तो इससे ऐसा ना हो पाए, इसका खास ख्याल रखें। बहनें इसलिए ज्यादा इससे प्रभावित होती हैं क्योंकि प्रसव के दौरान जो उनका लॉस होता है, या जो कहना चाहिए बहुत सारे पोषण निकलता है, जो कमजोरी आती है, या वैसे भी संगीता कहते हैं ना कि दूसरा जन्म होता है, यानी कि बहुत हद तक एक रिस्क होता है। और उसके बाद अगर खान पान का ख्याल नहीं रखा गया तो इसलिए आर्थराइटिस बहनों में ज्यादा होती है। और उसके बाद एक बात और है कि कैल्शियम की कमी होती है, इस वजह से होती है। और फिर कैल्शियम के लिए अगर हम ध्यान न दें, क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है या एकत्र नहीं होता है शरीर में, तो उसकी मात्रा आपको बराबर लेते रहना होता है जी, यानी कि प्रसव के समय भी और उसके बाद भी और उसके पहले भी रेणु जी, पहले से लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में भी हड्डियों में उनकी कोई कमजोरी किसी तरह की नहीं आनी चाहिए। तो ये बात तो वैसे है, यूं कहें कि बल्कि बचपन से जब तक कि आपकी आदत नहीं पड़ी रहेगी पौष्टिक चीजों के खाने की, तो आप एकदम से तो किसी आदत को आप बना नहीं लेंगे, है ना। तो खान पान का ख्याल रखें। और इसमें अगर हम बात करें तो जो होता क्या है कि जोड़ों में दर्द हो जाता है, अकड़न होती है, यही ज्यादा देखा जाता है। खासतौर से पीठ, कलाई, इन सब में दर्द होता है। त्वचा, फेफड़ों और हृदय को भी ये बहुत हद तक प्रभावित कर लेता है। जी, कई बार तो क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई कोई एक बीमारी है, लेकिन इससे हमें बाकी अंगों में कोई नुकसान नहीं है या बाकी कोई परेशानी नहीं है। अगर आर्थराइटिस है तो ये गठिया की तरह से ही रहेगा या जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे श्वसन तंत्र जो है वो भी प्रभावित होता है। हाँ, हृदय भी, वो
सभी कुछ प्रभावित होता है। जी। तो बात तो वैसे ये भी है कि मिर्च मसाला तली हुई चीजें ये सब ना खाएं। ना, बिल्कुल नहीं। और ये नहीं खाएंगे तभी हम पौष्टिक चीजें खा पाएंगे, है ना। और दिक्कत जो हमने जैसे पहले भी कहा, लेकिन जो बच्चों को भी हो जाती है, तो इसके लिए फिर वही बात है कि जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जब हों उस समय अपने खान पान का ख्याल रखें। बच्चे जब हो जाएं तो बच्चों का भी और अपने भी खान पान का ख्याल रखें। तो इस तरह से शुरू से ही हमें अपने, अगर हम किसी भी बीमारी की बात करें तो खान पान का ध्यान रखना और अपनी जीवन शैली को ठीक रखना, व्यवस्थित रखना, अनुशासित रखना बहुत जरूरी है। जी, और शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई ना कोई दवा खा लेते हैं। अगर थोड़ा सा दर्द हुआ तो फिर कोई दवा अपने मन से खा ली। तो बिल्कुल अपने डॉक्टर खुद ना बन जाए। जी बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह लें और बताएं कि कहाँ क्या तकलीफ है, तो उस हिसाब से जो दवाएं होंगी। वैसे तो घर में भी बहुत सारी दवाएं, जो महिलाएं हैं वो अपनी तरह से हल्दी वगैरह कुछ लगा लेती हैं, सोचती हैं कि भाई ये कुछ किसी तरह की कमजोरी ना हो। तो खैर, डॉक्टर का जरूर आप डॉक्टर की सलाह लें, बिल्कुल बहुत जरूरी है। और इसके संग संग एक बात और है कि हमारी जो बैठने की भाव भंगिमा है या पोस्चर जो होता है हमारा, कभी कभी बहुत गलत होता है। तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखें। और जैसे कि अब हमने कहा कि आदत पड़ चुकी है, तो बच्चों का ख्याल रखें कि शुरू से वो कैसे चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पीठ झुकाकर बैठ रहे हैं, और या कुछ अगर गलत दिख रहा है तो नहीं भी दिख रहा है तो व्यायाम भी करते रहें तो शरीर जो हमारा पुष्ट हो जाता है। जी, है ना। मौसम का भी कुछ असर होता है। जैसे ठंड होती है तो ज्यादा देखा जाता है कि ठंड के मौसम में ज्यादा अर्थराइटिस तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो ऐसे में अपने जो जोड़ हैं उनको थोड़ा सा मसाज वगैरह किसी तरह से सरसों के तेल वगैरह से भी अगर किया जाए, या थोड़ा सा उन जगहों को ढक कर रखा जाए गर्म कपड़ों से, तो भी कुछ आराम जरूर मिलता है। तो ये तो हो गई आराम की बात, लेकिन हम भाई चाहते हैं कि आपको हमेशा से इसकी तकलीफ ना हो और ये बीमारी हो ही ना, इस बात का जरूर ख्याल रखें, है ना। एहतियात पहले से अगर रखेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं, और फिर आप कुछ भी कर सकेंगे। यूं नाजुक 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 बन के नहीं घूमेंगे, है ना। नहीं नहीं बिल्कुल। तबीयत मेरी रंगीली है, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी, जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर कुंवारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई
अखियों, हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल भरमाए, दूजी से ले जाए, तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए, जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली जुनर, मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। तो यानी कि तुम्हारा यही कहने का मतलब है कि अगर हम खान पान का ध्यान रखें जी, तो पैरों में घुंघरू आराम से बन जाएगा और हम नाच उठेंगे। हाँ, है ना? बिल्कुल। वैसे भी साथियों हम तो यही चाहते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने को हल्का फुल्का बनाए रखें। और हल्का फुल्का बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान पर ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं संगीता, ऐसा नहीं लगता कि ये उपवास या व्रत त्यौहार इसीलिए आते हैं कि यूं तो हम संयम रख नहीं पाते? हाँ, है ना? बिल्कुल संयम नहीं रख पाते, और इसी बहाने ये होता है कि थोड़ा सा जो उपवास के वक्त भूख की जो एक कहते हैं ना ललक होती है, वो भी समझ में आता है कि भूख आखिर क्या चीज है। हाँ, क्योंकि हम लोग वैसे जब भूख नहीं लगती है खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और जब मिलता भी है तब कहते हैं भाई ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और उस वक्त जब उपवास रखते हैं तो फिर सभी कुछ अच्छा लगता है। कोई अगर बिल्कुल सादा सा खाना भी खा रहा है तो भी अच्छा लगता है। भाई तुमने तो बिल्कुल अलग ही नजरिए से बता दिया, और बिल्कुल सही भी है। लेकिन अगर अच्छा हो कि अगर उपवास की जो बात है उसमें हम एक तो निर्धारित कर लें कि हम 2 बार खाएंगे या 1 बार खाएंगे, या हम पेय पदार्थ लेंगे या फल खाएंगे, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और इन्हीं पर रहें। मतलब वैसे भी कहा जाता है फलाहार, यानी कि फलों का आहार करें, है ना? तो हम लोग ने हालांकि पिछली बार शुक्रवार को बहुत सारे व्यंजन बताए थे, लेकिन वो सिर्फ सुनने के लिए थे। खाने के लिए हम यही कहेंगे कि आप फल खाएं, है ना? जी बिल्कुल। और फिर हमने जैसे कहा कि निश्चित कर लें कि हम एक समय फल खाएंगे, एक समय कुछ जैसे साबूदाने की खिचड़ी है, जो भी चीज़ है, खीर आदि, कोई पका हुआ भी आप खा सकते हैं, फलहारी व्यंजन। लेकिन हाँ, एक कुछ तो निश्चित कर लें। व्रत का मतलब ये आप अपने आप को एक नियम में बांध लें कि हमको ये करना है और ये नहीं करना है ना? बिल्कुल। और जब भूख लगे तो फिर थोड़ा भगवान की तरफ भी सोचें, थोड़ा भजन भी करें, तो उससे भी काफी जो है वो शांति मिलती है। वैसे भी व्रत के दिनों में तो ये बात होती ही होती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा जरूर है और धर्म से जुड़ा है, लेकिन वही हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, और शरीर में हमारे संतुष्टि का भाव जागता है। हम तरोताजा महसूस करते हैं जब व्रत रहते हैं, उसके बाद बहुत हल्कापन रहता है, और कहीं ना कहीं मन भी जो है ना, जो चंचलता या थोड़ी सी अवसाद या परेशानी जो होती है, वो बहुत हद तक शांत सी लगती है। आपने जरूर महसूस किया होगा। जी जी, वो इसी वजह से मुझे लगता है रेणु जी, क्योंकि मन बड़ा शांत रहता है। हाँ। जी, तो जो भी काम भी हम लोग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें भी थोड़ी शांति, जैसे कोई काम आता है तो फिर उसको उसी शांति के दौर में निपटा लिया जाता है और बड़े अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि अगर मिर्च मसाले तली हुई चीजें हम खाते हैं तो हमारा मन भी उसी हिसाब से बहुत अजीब ढंग से मतलब कह सकते हैं कि क्रिया करता है या बहुत एक्टिव रहता है। एक्टिव से मतलब ये नहीं है कि आप अगर उपवास रख रहे हैं तो आप निष्क्रिय से हो जाएंगे, बल्कि ये है कि चैतन्यता। हाँ, ज्यादा सही कहा तुमने। इतना सारा देखिए काम होता है, वो भी निपट जाता है, लेकिन पता भी नहीं चलता है कि इतना सारा बहनें काम करती हैं व्रत और उपवास में। देखिए 9 दिन उपवास हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई जो ऊर्जा होती है उसमें कोई कमी कहीं से नजर नहीं आती। बिल्कुल, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हम ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे, ज्यादा
ज्यादा खाने पर हम ज्यादा जल्दी थकते हैं और आलस्य भी आता है, प्रमाद होता है, हम सो जाते हैं, कहीं ना कहीं मन करता है लेट जाओ, आलस्य आता है। तो अगर आपको सक्रिय रहना है, ऊर्जावान रहना है, तो जाहिर है उपवास रखें या कुछ इस तरीके का संयत आहार लें। और लेकिन अब जो बात कह रही हो तुम 9 दिन रहने की बात, तो इसमें हम फिर एहतियात वाली जो बात है वो भी करना चाहेंगे कि किसी चीज से अगर आपको मना है कि आप पूरे दिन बिना नमक के न रहें, तो कुछ ऐसा अगर आपके चिकित्सक ने बताया है तो उस बात को जरूर ध्यान में रखें। ऐसा ना सोचे कि हमारा ये धर्म है, व्रत पूजा ये सब, तो हमको कहीं पाप लगेगा, ऐसा ना सोचे, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है तो भगवान भी खुश रहते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे जो कहते हैं ना कि विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो भी व्रत करने से बड़ा फायदा होता है कि उससे निकल जाते हैं और अपने शरीर को इस तरह से भी कई बार आराम मिलता है। बहुत। हाँ, क्योंकि पानी वगैरह हम लोग ज्यादा पीते हैं। और कुछ एक चीजें ऐसी हैं जैसे अब सिंघाड़े का आटा हो गया या फल हो गए या दूध हो गए या मेवा हो गए, लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पसंद करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती देना पड़ता है कि भाई नहीं, थोड़ा तो खाना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है कि वो चीजें भी अपने शरीर में जाती रहती हैं, तो उससे भी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊष्मा जो है वो मिलती है। यानी स्वास्थ्यवर्धक चीजें जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं वो अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं और ऐसे मौकों पर हम ले ही लेते हैं। तो बेहतर है कि उस तरह से रहा जाए। और इसके साथ साथ जैसे विषाक्त पदार्थ तुमने कहा कि बाहर निकल जाता है, और इसके लिए बहुत सारे और भी चीजें करते हैं, लेकिन इससे बड़ी आसानी से हो जाता है। वहीं जो वजन कम करने की बात है उससे भी इसका असर पड़ता है। अगर सही ढंग से आपने उपवास रखा है तो वजन में भी फर्क आता है, यानी कम होता है। जी जी। और कहते हैं कि व्रत अगर रखा जाए तो इससे बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। जैसे 80% कहते हैं कि जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, ऐसा कहते हैं कि बहुत कम हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जब खान पान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि मतलब ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा हो जाता है। जैसे जब हम खाते रहते हैं तो बिल्कुल नमक नमक नमक, हर चीज में नमक हो जाता है। उपवास के दरमियान कुछ मीठा भी होता है, कुछ नमकीन भी होता है, कुछ पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं। बिल्कुल। तो और एक बात और है कि जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं ना कि वजन कम होता है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कैलोरी कम जाती है हमारे शरीर में, तो वजन कम होता है। फिर वो शरीर पर जो वैसे भी अटैक की जो बात होती है या हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें वजन बहुत ज्यादा मायने रखता है। यानी वजन ज्यादा है या शरीर में कैलोरी ज्यादा है पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं हृदय पर उसका असर पड़ता है। तो और नमक जो हम खाते हैं, इसमें सेंधा नमक जो फलाहार में खाया जाता है, वो बहुत हल्का होता है। आपने देखा होगा कि ज्यादा डालना पड़ता है, तो वो जो हल्कापन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ज्यादातर लोग ये भी देखा जाता है कि अमूमन आजकल ऐसा देखा जाता है कि सेंधा नमक बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। व्रत न हो तो भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, फायदे की चीज है। पानी तो जैसा है कि वो तो पीना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ ही ज्यादा लें तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कुछ एक सावधानियां भी होती हैं, जैसे अगर कोई मतलब हमारी बहन है, जैसे अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तब आप बिल्कुल भी व्रत न रखें, या जितना रख सकती हैं बहुत अच्छे पौष्टिक चीजें खाते हुए उतना ही रखें। उसमें आप बहुत बंधन में न रहें तो बेहतर है। जी। और किसी तरह से अगर किसी को खान पान में कोई डिसऑर्डर है या उनको नहीं पचता है या किसी खास से एलर्जी है, तो इस तरह की अगर कोई बात है तो आप व्रत फिर अपने जो चिकित्सक हैं उनसे पूछ लें, या फिर सलाह मशवरा जैसा भी हो वो कर लें घर में या घर से चिकित्सक से भी, उसके बाद आप ये रख सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, खासकर टाइप 2 की जो डायबिटीज है वो ज्यादा खतरनाक है, तो उसके लिए भी वो चिकित्सक से ही अपनी सलाह ले लें और उसके बाद करें। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम खाने लगते हैं और बहुत सारी जो चीजें होती है वो नहीं भी खाते हैं। और साथ ही साथ डायबिटीज में ये होता है कि भाई कुछ खाने के बाद तब दवा वगैरह, पहले दवा खा के तुरंत खाना होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा अच्छा व्रत रखना है तो दवा ही मत खाओ। अच्छा, कभी कभी दवा खा ली कि नहीं, दवा तो खाना है, और उसके बाद उपवास है तो खाया नहीं आपने, तो दोनों तरह से खतरा बढ़ता है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने उस पे ही रहें। और इसके साथ साथ जो है, जो भी चीजें हैं, चिकित्सक की सलाह जरूर लें अगर आप किसी भी खास परेशानी में है तो। और साथ ही साथ बहुत ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो व्रत जब टूटता है रेणु जी, तो बहुत ज्यादा सा खाना खा लेते हैं तो उससे भी तकलीफ हो जाती है। तो जब आप व्रत तोड़ेंगे तो उस वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि थोड़ा सा खाएं, क्योंकि इससे बाद में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत समय से हम लोग का खाना पीना थोड़ा सा वैसा हो जाता है और फिर से वो नियमित तौर पे आने के लिए थोड़ा समय लगता है। जी हाँ, यानी कि आप धीरे धीरे शुरू करें। और वैसे
वैसे भी अनाज में बहुत गर्मी होती है, ऊर्जा बहुत होती है, ऊष्मा बहुत होती है, तो एकदम से आप खाएंगे तो आपके शरीर पर असर पड़ेगा। तो इसलिए ख्याल रखें। और अक्सर तो जैसे तुमने कहा कि खाते क्या है, मतलब हम जब तक, बहुत सारे लोग तो उपवास के पहले से सोचते हैं कि उपवास के समय क्या क्या खाएंगे, और उसके बाद भी सोचते रहते हैं कि उपवास जब तोड़ेंगे, यानी कि जब हम सामान्य खाना खाना शुरू करेंगे तब क्या क्या व्यंजन खाएंगे। हाँ। तो ऐसा ना करें, बहुत ज्यादा तैयारी ना करें, पूरा समय है, आराम से आप कुछ कुछ जो जो मन आएगा धीरे धीरे खाइएगा। तो इस बात का ख्याल रखें। चाय ज्यादा ना पिए। क्या चीज? चाय ना पिए? ऐसे कैसे होगा बताओ? ज्यादा ना पिए। अच्छा, यानी पिए हो जाएगी। तो भाई ठीक बात है। हाँ। तो चाय ज्यादा ना पिए, खाली पेट बहुत देर तक ना रहे, और फिर आपका शरीर जो चीज कहता है उसको भी ध्यान में रखें। जी बिल्कुल।
कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ प्रेम से बोलो जय माता, ओ तारे बोलो जय माता, ओ आते बोलो जय माता, ओ जाते बोलो जय माता, ओ कष्ट निवारे जय माता, ओ पार उतारे जय माता, देवी माँ भोली जय माता, भर दे झोली जय माता, ओ जोड़े दर्पण जय माता, माँ दे के दर्शन जय माता, ओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी, जय माता दी हम्म। माता रानी की जय। माता रानी की जय। और तुमने पहुंचा दिया उसी माहौल में जिसमें कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उपवास आदि से हमारे बहुत सारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि उपवास से डिप्रेशन की समस्या तो वैसे ही दूर भाग जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारी चीजों से छुटकारा इसलिए भी चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हमें अपने मन का करना है। और जो भी चाहे, या कुछ लोगों का ऐसे हौसला होता है ना कि हम ऐसा कुछ करें, अलग हटके करें ताकि नाम हमारा रोशन हो, माता पिता का नाम हो, शहर का नाम हो, देश का नाम। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये छोटे बच्चे भी करने लगते हैं कि नहीं भाई हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये भी हौसला ही है। ये हौसला ही है। और हौसले की बात आती है तो सखी विशेष में आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका हौसला भी देखते ही बनता है। शीतल महाजन राणे स्काई डाइवर है और ये पैराशूटिंग करती हैं, स्काई डाइविंग करती हैं। इस क्षेत्र में 8 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम इन्होंने किया है। जी। और इनका जन्म 19 सितंबर 1982 में पुणे में महाराष्ट्र में हुआ। पिता का नाम इनके कमलाकर महाजन और माता का नाम ममता महाजन है। शीतल शुरू से ही कुछ न कुछ अलग करना चाहती थी और उनका पैराशूटिंग और स्काई डाइविंग की तरफ खासा ध्यान था। और वो कहती हैं, मैं कुछ अलग करना चाहती थी। कई महिला खिलाड़ियों ने अन्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पैरा जंपिंग में किसी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। मेरी उपलब्धि अन्य लड़कियों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि शायद वो ये सोचती होंगी कि भाई कुछ तो अलग किया जाए जिससे हमारी सखियां हैं और वो भी प्रेरित हो जाएं। तो यही जुनून और यही जज्बा उन्हें कामयाबी के शिखर तक ले आया। उन्होंने अपनी शिक्षा पुणे में ही पूरी की और भूविज्ञान में स्नातक किया और उसके बाद उन्होंने पैरा जंपिंग के लिए, खेल के लिए विशेष उनका आकर्षण रहा और प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के लिए इसी उद्देश्य से वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हो गई। उन्होंने 2004 से इस खेल को पूरी तरह से, यानी कहना चाहिए कि अपने आप को झोंक दिया उसमें, लगा दिया, अमल में ले आई और उसमें लगी रही। शीतल जो है ना स्काई डाइविंग अकादमी की संस्थापक भी हैं। फिनिक्स स्काई डाइविंग अकादमी की संस्थापक हैं और पहली भारतीय महिला डाइविंग कोच भी हैं। स्काई डाइविंग की बहुत सारी प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया और सफल रही। धीरे धीरे इस क्षेत्र में उनका कद बढ़ता ही चला गया। जी। और 15 दिसंबर 2006 को दक्षिणी ध्रुव पर फ्री फॉल जंप में उन्होंने हिस्सा लिया और तमाम प्रतियोगियों
को जो है उनको पीछे छोड़ते हुए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बिना किसी मतलब ट्रेनिंग के कह सकते हैं या अभ्यास के छलांग लगाने वाली वो पहली महिला बन गई। मुश्किल काम है ना। इस प्रयास ने उन्हें 24 साल की उम्र में ही उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी बना दिया। ये 10,000 फीट से लगाई गई छलांग थी। शीतल उस टीम का हिस्सा थी। सोच के भी डर लगता है। बहुत बहुत ऊंची बात है, 10,000 फीट काफी होता है। और इतना ही नहीं, शीतल उस टीम का भी हिस्सा थी जिसने अंटार्कटिका पर फ्री फॉल पैराशूट जंप करने वाली पहली टीम के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जी, और उसके बाद कुछ 9 अप्रैल 2009 को की गई उनकी 13,000 फीट से जो छलांग उन्होंने लगाई, उसमें महिला वर्ग में ऊंचाई का एक रिकॉर्ड है वहां से छलांग लगाने का 13,000 से। क्या बात है जी। और उन्हें 5,800 फीट पर गर्म हवा के गुब्बारे से फ्री फॉल जंपिंग और 24,000 फीट की छलांग का श्रेय दिया जाता है। और इसी तरह से उन्होंने 24 अगस्त 2014 को स्पेन में की गई छलांग के एक घंटे में अधिकतम छलांग के लिए 85 भारतीय स्काई डाइवर्स की टीम का नेतृत्व भी किया। क्या बात है। मतलब हर तरीके की क्षमता है उनके में, क्योंकि टीम का नेतृत्व करना भी अपने आप में एक अलग हुनर है। शीतल राणे का विवाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुआ और 19 अप्रैल 2008 को जमीन से 600 फीट ऊपर एक गर्म हवा के गुब्बारे पर भी कुछ विवाह के जो इनके कहना चाहिए कि संस्कार थे, अनुष्ठान थे, वो संपन्न किए गए। क्योंकि भाई जाहिर है ये तो हवा की रानी है, तो होना ही था। और जिसका भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है इसे। जी, ये थी ही ऐसी बात कि कोई सोच ही नहीं सकता है कि भाई आसमान में इस तरह से जश्न मनाया जाए और वो भी गुब्बारे के भीतर किसी तरह से उसको रखा गया होगा या किया गया होगा। किस तरह से किया गया होगा ये देखना तो बड़ा ही नहीं, गर्म हवा के गुब्बारे के नीचे वो टोकरी जैसा होता है ना बैठने का प्रबंध, लेकिन वहां पर इस तरीके किसी अनुष्ठान का करना अपने आप में वाकई अचरज की बात है, रिकॉर्ड की बात है। इसीलिए तो ढेर सारे पुरस्कार भी इन्हें मिले। 2004 में गोदावरी गौरव पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया और इसी वर्ष शिव छत्रपति महाराष्ट्र राज्य खेल पुरस्कार भी आपको दिया गया। जी, और उसके बाद वेणुताई चौहान पुरस्कार, उत्तरी ध्रुव पर छलांग के बाद उन्हें तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो भाई हम शीतल महाजन राणे जी को सलाम करते हैं और एक गीत प्यारा सा सुनवा सकते हैं, है ना? अखियां भूल गई है सुना।
वाले तेरी शहनाई रे कलेजुआ को चीर गई, चीर गई, चीर गई। अपनियां भूल गई है सोना। आपस में मिलते दीवाने और हमसे हो रहे बहाने, और हमसे हो रहे बहाने। चितवन कमान से जो ताने वो बान हमने पहचाने, वो बान हमने पहचाने। नजरों की ये घात चोरी चोरी मुलाकातें हम जान गए, जान गई, जान गई। अपनियां भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना। शहनाई वाले तेरी शहनाई रे कलेजुआ को चीर गई, चीर गई, चीर गई। अपनियां भूल गई है सोना। क्या बात है, ये झूमता हुआ जो गीत है ना, मजा आ गया। जी। और आंखें भूल जाती हैं सोना, अगर कोई तकलीफ भी हो तो भी। ऐसा दर्द में नींद नहीं आती बिल्कुल। भाई इतने खुशनुमा गीत में तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आया, उसमें तो बस यही था कि जब प्यार और मोहब्बत में जब हो जाता है कुछ, या आपके आंखें जो है बहुत सारे और हसीन सपने देखने लगती हैं तो खो जाती है नींद, जी। है ना। अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम करियर की दुनिया में चल रहे हैं। अच्छा, तब ये भी क्योंकि जरूरी है, ये भी नींद उड़ा देती है वैसे। जी बिल्कुल, नींद उड़ा देती है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो करियर चाहते हैं उसके लिए हम योग्य नहीं होते हैं, या बहुत सारी और भी बाधाएं आती हैं। कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी योग्यता क्या है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन सेवा के एक क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं और डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जिसे आप चुन सकते हैं। जी, इसको भी विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि फिजियोथेरेपी है क्या। जी हाँ जी, तो ये एक तरह की जो भौतिक चिकित्सा है उसकी श्रेणी में इसे हम रखते हैं, और इन स्पेशलिस्ट को भौतिक चिकित्सक भी कहते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि फिजियो यानी शारीरिक चीज से, शरीर से जुड़ी हुई चीज है, और एक इसमें मरीज की गतिशीलता, कहीं कहीं जकड़न हो जाती है, अकड़न हो जाती है, कार्य और जो होते हैं उनको करने में, काम करने में, किसी भी चीज को पकड़ने में या ऐसे दिक्कत होती है। फिर जो हमारा कहना चाहिए ना कि जो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर का जो संचालन होता है, चलना होता है या हाथ पैर मोड़ना होता है या उंगलियों को घुमाना होता है, गर्दन को घुमाना होता है, वहाँ कहीं ना कहीं रुकावट सी आ जाती है, तो हमारा शरीर ऐसे बाधित हो जाता है। तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यूँ कह सकते हैं कि इसके उपचार के लिए और शारीरिक पुनर्वास, चोट की रोकथाम, स्वास्थ्य, फिटनेस, इन सब के लिए फिजियोथेरेपी मददगार होती है। जी, और टिश्यू के दर्द, इसमें भी जो प्राकृतिक तरीके से व्यायाम कराया जाता है, अनुकूलित जो इनके उपकरण वगैरह होते हैं उनकी सहायता से इसे दूर किया जा सकता है। जो भी परेशानी है उसको दूर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ शारीरिक कोई अक्षमता है, शारीरिक गतिविधियों में सुधार चाहिए, तीव्र दर्द में भी लाभ इससे होता है, बचाव होता है। और इसमें बहुत सामान्य तकनीक भी शामिल होती हैं, जैसे हाथों से थेरेपी दी जाती है, जोड़ों, अकड़न, मांसपेशियों में ऐंठन को दूर किया जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारी और भी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद पता किया जाता है कि कहाँ पर क्या करना है। लेकिन अधिकतर ये होता है कि डॉक्टर बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या लेना है, कैसी सेक लेनी है। सेक भी कई तरीके की होती है, और आप सब जानते ही हैं कि कैसे खिलाड़ियों को फिजियोथेरेपिस्ट 2 मिनट में ठीक कर देते हैं और फिर से वो खेलने के लायक हो जाते हैं। तो ये है काम। लेकिन ऐसे ही इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन भी होता है जिसमें कि दिया जाता है, और उससे जो है गति आ जाती है। हाँ, कुछ एक्यूप्रेशर की तरह भी जो पॉइंट्स होते हैं उनको काम में लाया जाता है। और कुछ इस तरह के उपकरण भी होते हैं जो खास फिजियोथेरेपी में भी काम करते हैं। तो जो दर्द जहाँ होता है वहाँ पर दबाने में कुछ एक उपकरण ऐसे होते हैं जिनसे कि सहायता मिलती है, और दर्द से राहत के लिए स्ट्रेचिंग और एक ट्रिगर पॉइंट कहते हैं ना कि भाई कहाँ पर प्रेस किया जाएगा, कहाँ दबाया जाएगा, तो कहाँ वो थेरेपी देते, ये तो फिजियोथेरेपिस्ट ही जानेंगे कि किस तरह से थेरेपी दी जाती है, कहाँ की नस कैसे दबाएंगे तो आपको कहाँ पर आराम मिलेगा। हाँ, तो निर्देशित व्यायाम उनके द्वारा जो बताए जाते हैं वो, और प्रतिरोध प्रशिक्षण के माध्यम से इस थेरेपी से जीवन की गुणवत्ता में जो है वो सुधार किया जा सकता है।
किया जा रहा है, अब काफी प्रचलन भी हो गया है। पहले हम सोचते थे कि फिजियोथेरेपिस्ट की क्या जरूरत है, ये व्यायाम हम खुद भी कर लेंगे या वैसे सेक लेंगे, लेकिन सेक आदि जो होती है हम जो घर में करते हैं गर्म थैली आदि से, उससे हमारे शरीर के अंदर तक वो गर्माहट नहीं पहुंचती है। और इनकी जो होती है वो अलग तरीके का होता है, और ये भी पता चलता है कि कैसी सेक देनी है, किस चीज से देनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। फिजियोथेरेपी बच्चों, वयस्कों और जरा चिकित्सा आबादी के बीच ये जो है ना ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोपल्मोनरी समस्याओं में भी बहुत कारगर है। इसके साथ साथ फ्रैक्चर, रीढ़ में परेशानी, सिर दर्द, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पार्किंसन रोग, श्वसन से संबंधित रोगों में बहुत तरह से ये ठीक होता है। ऐसे ही मस्तिष्क में बहुत सारी कोई तकलीफ हो उसमें भी ये ठीक हो जाता है जी। और इसमें कुछ सावधानियां भी होती हैं कि किस तरह से थोड़ा सावधान भी रहना है मरीज को भी, और साथ ही साथ जो थेरेपी दे रहे हैं उनको भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी बहुत खिंचाव भी होती है रेणु जी, तो उससे मरीज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और जो थेरेपी दे रहे हैं उन्हें भी ये समझ में मतलब आता ही है कि भाई कितना खींचना है, कितने दर्द होगा तो किस तरह से उनको तकलीफ होगी। तो दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिकित्सक का तो वैसे भी सजग रहना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और अगर अपने क्षेत्र में हुनर है पूरी तरह से तब तो क्या बात है। और इसके लिए ये सारी चिकित्सा के लिए जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही है, उसके साथ साथ अगर हम व्यवहार की बात करें तो अच्छा व्यवहार, खास तौर से जब आप किसी रोगी से मिलते हैं तो आपके लिए बहुत ही विनम्र होना चाहिए, क्योंकि जो परेशान है व्यक्ति, जिसको कोई भी तकलीफ है, जो आपके पास आया है, वो जरूर चिड़चिड़ाएगा, कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है गलत व्यवहार करे। उन सब के लिए आपको तैयार होना होगा, यानी कि आपको बहुत मृदुभाषी और अच्छा व्यवहार होना चाहिए आपका। और खास तौर से बच्चों के प्रति आपको बहुत प्यार होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और जाहिर है कि जिस आप क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी जितने उपकरण हैं, जो भी चीजें हैं, वो तो आप पढ़कर आएंगे ही, उसकी जानकारी आपको अच्छी तरह होना चाहिए। इसके लिए पढ़ाई की अगर हम बात करें संगीता, तो जी, इसके लिए बीपीटी में एडमिशन के लिए, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होनी ही चाहिए, क्योंकि ये चिकित्सा के क्षेत्र की बात है। तो विज्ञान में कम से कम 50% अंक जो हैं वो होने ही चाहिए, और सीईटी के जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जी, आप मास्टर इन फिजियोथेरेपी का कोर्स भी कर सकते हैं। कई प्राइवेट संस्थानों में भी ये कोर्स होते हैं, कुछ बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे हैदराबाद में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना में है, एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कोलकाता, और भी कई संस्थान हैं जी। और जो कोर्स कराते हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं और बन सकते हैं विशेषज्ञ जी। और डिग्री के बाद आप फार्मा इंडस्ट्री, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, डिफेंस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और निजी भी जो सरकारी संस्थाएं हैं, संस्था है और निजी संस्थान, दोनों में काम कर सकते हैं बतौर फिजियोथेरेपिस्ट। इसके अलावा आप रिसर्च कंसल्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट और स्पोर्ट्स फिजियो रिहैबिलिटेटर जैसे पदों पर भी आप काम कर सकते हैं। एक बात और है संगीता, इसके संग संग आप अपना एक सेंटर भी खोल सकते हैं, जहाँ की और लोगों को जोड़कर सारे उपकरण एकत्र करके आप भी खोल सकते हैं अपना एक अलग से फिजियो सेंटर भी खोल सकते हैं ना। फिजियोथेरेपी सेंटर भी होता है, वो आप अपना भी खोल सकते हैं, आप उसके मालिक हो सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। शुरुआत में शायद कुछ कम लगे, लेकिन धीरे धीरे समय, अनुभव और कार्यकुशलता जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी तो जाहिर है आपका वेतन, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और ये तो केवल इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। शुरुआत में थोड़ा सा धैर्य आपको, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मरीजों या परेशान जो लोग आते हैं उनके लिए धैर्य रखना है, बल्कि अपने व्यवसाय के लिए भी आपको धैर्य रखना ही चाहिए जी, है ना। और छोटे बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई फिजियोथेरेपी में शायद उतनी संभावना नहीं है, या कभी कभी आगे आते हैं तो सोचते हैं कि भाई इतने ज्यादा पैसे इकट्ठा से नहीं मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे, वैसे भी आजकल देखा जा रहा है रेणु जी कि जो फिजियोथेरेपी है वो पहले शहरों में ज्यादा दिखाई देती थी, पर अब जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां भी फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यानी कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पहले हम सोचते थे, जैसे हमने कहा कि हम लोग सोचते थे कि फिजियोथेरेपिस्ट की क्या जरूरत है, हम स्वयं व्यायाम कर लेंगे, स्वयं सेक लेंगे, खान पान पर ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। और दूसरा एक बात और है कि पहले हम खुद घर में, हमारे कामकाज का तरीका ऐसा था कि हमें किसी तरीके के और व्यायाम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जैसे चक्की चलाना हो या कुएं से पानी खींचना हो। तो अभी बहुत हद तक हमारे कंधे आदि जो होते हैं वो स्टिफ, मतलब फ्रोजन शोल्डर है, स्टिफ नेक है, ये सब चीजें हो ही जाती हैं ना। तो अब सबको समझ में आ रहा है कि अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो असीम संभावनाएं हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप इस क्षेत्र में भी आ सकते हैं जी। फिलहाल हम आपको गीत सुनवा सकते हैं।
भाई दिल तो यही करता है कि पंख हो और हम जहाँ चाहे वहाँ चले जाएं, उड़कर पहुंच जाएं। मतलब जहाँ चाहे वहाँ तो जा सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी से पहुंचना हो तो लगता है पंख होना चाहिए था ना। जब सोचते रहते हैं कि भाई ये पंछी कैसे एक जगह से उड़ के तुरंत चले जाते हैं, और कभी कभी तो बड़ी लंबी सैर करके पंछी चले आते हैं। देखिए गंगा जी के किनारे जब ठंड पड़ती है तो साइबेरियन क्रेन किस तरह से आते हैं, उन्हें देखकर मन ऐसा होता है कि भाई कितनी दूर से ये उड़ान भर कर आते हैं। बिल्कुल। क्या हम भी ऐसा कर सकते? बचपन में ज्यादा सोचा करते अरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पहुंच जाओ वही बहुत है ना। जी बिल्कुल। कभी कभी क्यों, बचपन क्यों, अभी भी देखो तो ऐसे थोड़ी देर अगर आप शाम के समय देखेंगे तो किस तरह से पंछी जब अपने घोंसले में लौट रहे होते हैं तो दिल करता है कि कैसे हम भी इसी कहीं ऊंचे मचान पर रह रहे होते तो कितना अच्छा होता है ना। क्योंकि उड़ता हुआ पंछी हो चाहे हवाई जहाज हो, सब मन में कौतूहल तो पैदा करता ही है। बिल्कुल जी जी। और संभल संभल कर जब देखते हैं कि वो किस तरह से उड़ान भरे और फिर किस तरह से धीरे धीरे धरती पर उतर रहे हैं, अपना दाना चुग रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो जो चाह रहे हैं वही कर ले रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वही चले जा रहे हैं, लेकिन हम तो जहाँ बैठे हैं वही बैठे हैं। ऐसा नहीं है, देखो वो कतारों में चलते हैं, माला बनाते हैं। हंस जो है वो जब उड़ते हैं तो किस तरह से एक माला बना देते हैं और बिल्कुल अनुशासित ढंग से उड़ते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी देखेंगे किसी एक बिजली के खंभे पर चील अगर बैठती है 5:05 पर, तो प्रतिदिन शाम को 5:05 पर ही मिलेगी। यानी उनका रास्ता, उनका मोड़, हर स्थान जहाँ उन्हें रुकना है वो सब तय है जी। और कितने बजे वो जब उड़ान भरते हैं अपने घर घोंसलों की तरफ जाते हैं, तो आप देखिए कि जब कतारों में उड़ते हैं तो एक पंछी से दूसरे पंछी की जो दूरी होती है वो बिल्कुल एक सरीके की दिखाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल एक सरीके की होती है। तो देखो कितने नियंत्रित से हैं वो भी, अनुशासित है ना। और फिर जब बात करें तो कभी कभी अब तो ये हो गया कि चलो पंछी बड़े नियंत्रित हैं, संतुलित उसमें चलते हैं दूरी बनाकर, लेकिन तितलियों के लिए क्या कहोगे? ओहो तितलियां तो बिल्कुल गजब है। वो तो जब उन्हें बाग बगीचों में देखिए तो बस ऐसा लगता है कि या तो उनकी उड़ान देख लीजिए या फिर उनके पंखों की सुंदरता देख लीजिए। और कोई कोई तो पंख ऐसे भी तितलियों के होते हैं जो बड़े पारदर्शी होते हैं। हाँ, और बड़े सुंदर लगते हैं। जी हाँ। तो मन कभी ये भी पूछता है कि इतनी छोटी सी तितली इतनी प्यारी और कोमल भला कैसे उड़ान भर लेती है। लेकिन फिर बात आती है कि ये सब जो है हौसलों की उड़ान है जी। और ऐसे तो देखा जाए तो कार्टून भी अब आ गए और छोटी छोटी सी एकदम बहुत ही छोटी सी उसमें तितली की तरह की जो परियां हैं वो भी बना के, तो ऐसा लगता है कि वो परियां नहीं उड़ती हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो हम ही उड़ रहे हैं किसी तरह से। तो कहीं ना कहीं जो है टेलीविजन है या जो ये फिल्में हैं या कोई भी माध्यम है, दृश्य माध्यम है, तो उनके साथ हम उड़ान भर लेते हैं। मतलब साथियों आप समझ रहे होंगे संगीता का ये कहना है कि आप अपना मन महसूस कर मत रह जाइए, बल्कि कल्पना में आप उड़ान भर लीजिए। और अगर आप फिल्में देखते हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, धारावाहिक देख रहे हैं और आपको लगता है कि हमें ऐसे उड़ना चाहिए, तो कल्पना कर लीजिए कि आप उड़ रहे हैं, है ना। ये सोचकर दुखी ना हो कि आप नहीं उड़ सकते, क्योंकि आसमानी जो नज़ारे होते हैं उनकी सैर आप सपनों में कर सकते हैं और खुले आंखों से भी ये सपना देखा जा सकता है। जैसे कि हम सोचते हैं ना, तुमने कहा ना काश हम बचपन में सोचते थे उड़ जाए, तो अभी भी उड़ सकते हैं ना। कभी बागों में सैर करें तो कभी नदियों को निहारें, तो कभी बादलों के करीब रहने का एहसास करें, तो कभी दूर देश भी हो आए, है कि नहीं। और ऐसे सपनों में रंग भरती हैं जो परियां हैं, वो बहुत ज्यादा रंग भरती हैं। और उनके जो अलग अलग तरीके के पंख होते हैं, वैसे तो ज्यादातर देखा ये जाता है, मन में ऐसा आता है कि नहीं परियां हैं तो उनके कपड़े सफेद ही होंगे बिल्कुल, और उनके पंख जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे, अपने वो भी सफेद, हाँ वो भी सफेद होंगे, और उनकी जो जादू की छड़ी होगी उससे वो जो चाहेंगी वो कर लेंगी। ऐसा होता है? ऐसा दिखाते तो है, ऐसा लगता तो है। बिल्कुल सही बात है। उनके कपड़ों का चयन, पंखों की बनावट, हूबहू पंख लगाकर उड़ने का मन करता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं यही लगता है कि क्योंकि ये जो चाहती हैं वो उन्हें मिल जाता है, तो हम भी वही जो चाहें वो मिल जाए, है ना। कहीं ना कहीं ऐसा होता है जी। और जैसे कि आज हम लोगों ने बात की इनकी स्काई डाइवर जो हमारी राणे जी हैं, हाँ। उनके बारे में जैसे बात की हमने ना कि सखी विशेष में शीतल महाजन राणे जी की, कि वो उड़ती थी गुब्बारे में, गुब्बारे वाली उन्होंने डाइविंग की, तो वैसे ही मन करता है कि हाँ हम गुब्बारे के अंदर ही हों और वो गुब्बारा उड़ता रहे आसमान में, है ना। साबुन के जैसे बुलबुले होते हैं वैसा कुछ गोला सा बन जाए हल्का सा, और उसके अंदर आप घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहें। जी, पहले वो आते थे ना जो मेलों में
में मिलते थे साबुन के बने हुए, जो वो सब उड़ते चले जाते थे, एक के बाद एक। गुब्बारे भी होते थे जो उड़ते थे, तो फिर ऐसा लगता बस उन्हीं को देखते रहो, उन्हीं को निहारते रहो। और इसी तरह से शायद कल्पना हो गई, और अलग अलग तरह के जो सुपरमैन बनाए जाने लगे कार्टून्स में, और उनके कपड़े भी वैसे ही। तो सुपरमैन को भी ऐसे ही दिखाया जाता है कि वो कहाँ से कहाँ उड़ता चला गया। तो इस तरह की भी उड़ान अपने मन में भर लिया करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें तो विज्ञान की जो प्रगति हुई है उसमें बहुत हद तक हवाई जहाज में हम उड़कर उस चीज को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, दूर देश की सैर भी कर लेते हैं। और ऐसे ही पैराशूट से करतब आसमान में वायुसेना के जाबाजों द्वारा जो बहुत सारे विमानों के करतब दिखाए जाते हैं, आसमान में जैसे तिरंगा लहराया जाता है, या हवा के रंगीन हवा के उससे तिरंगा बना दिया जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सपना देखते थे, कल्पना करते थे, वो हकीकत में दिख रहे हैं हमें, है ना जी। और आसमान पे भी पहुंचने का गगनयान से, और अलग अलग जगहों पर, ग्रहों पर पहुंचने का जो सपना है, वो भी, उसने भी कहीं ना कहीं उड़ान भरी है। बिल्कुल। स्काई डाइविंग की खेल हो, चाहे इसके संग संग स्काई डाइविंग तो ऐसी चीज है कि आपके में सच में बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत, कलेजा आपका बहुत मजबूत है, तो ही आप कर सकते हैं। भाई हम बार बार फिर से आज हम शीतल महाजन राणे जी को फिर से सलाम करते हैं उनके इस जज्बे के लिए, क्योंकि ऊपर जब जाते हैं तब तो इतना डर नहीं लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे छलांग लगाना, ये तो बहुत ही। कभी लगाया है? देखो, इसलिए हमने पूछा कि हम लोगों को तो देखने में ही डर लग जाता है। झूले जो होते हैं, मेलों में जो झूले होते हैं, वो जो तो बहुत कम ऊंचाई होती है। ऊपर जाते तो नहीं डर लगता, नीचे आते तो बहुत डर लगता है। जी हाँ। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं जो वो होती है उसका मजा भी है, लेकिन बस थोड़ी सी ऊंचाई वाली की हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि घूमने कभी जाओ तो इसका एहसास और मजा जो है रोपवे ट्रॉली पर लिया जाता है, जो बहुत सारी जगहों पर है, बहुत सारी जगहों पर। जी जी। रोपवे ट्रॉली जो होती है वो मनचाही जगह पे जहाँ आपको जाना है, बस वहीं मुड़ती मुड़ती ऐसा लगता है कि चली जाती है। नहीं, मनचाही नहीं, जहाँ रोप होती है बस वहीं तक जाती है, रस्सी पर जाना। ये भी डर लगता है कि भाई जाएगी भी वहां तक कि नहीं जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम गीत सुन लेंगे तो ये डर जो है वो निकल जाएगा। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। नाचा पानी गुड़िया हूँ ना, मैं बंगाल का जादू हूँ। नाचा पानी गुड़िया हूँ ना, मैं बंगाल का जादू हूँ। ढूंढ रहे हो सब किसको, मैं वही तुम्हारी खुशबू हूँ। उड़कर सीधी मैं जन्नत के गुलसिता से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। हाँ चाचा और चोटे चाचा, आपस में क्यों लड़ते हो? हाँ चाचा और चोटे चाचा, आपस में क्यों लड़ते हो? मैंने उनको देखा है, तुम जिनकी किताबें पढ़ते हो। राम रहीम वही रहते हैं, मैं जहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। तुम जी, आसमां से आई परियां।
लेकिन फिलहाल हमें वापस जाना होगा क्योंकि कल फिर आसमान से ही आना है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं और अपनी सखियों और सहेलियों से लेते हैं इजाजत। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल, टाइम भी हो गया। स्वीकार करिए रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।